हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे संसद के 3 प्रमुख अंगों राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ राज्य स्तर पर विधानसभा और विधान परिषद के गठन और कार्यों की व्याख्या की गई है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, उन प्रश्नों को देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। हाँ बिल्कुल। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। एकदम सही कहा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। हाँ देखते हैं। मैं विजुअल डिकोड कर देती हूँ। स्लाइड में ना एक किताब है जिस पर भारत का संविधान लिखा है और उसके ठीक ऊपर संसद भवन का एक 3D मॉडल रखा हुआ है। अच्छा, तो ये संविधान और संसद का कनेक्शन दिखा रहा है। बिल्कुल। देखो, संविधान जो है ना, वो कानून बनाने की सर्वोच्च प्रणाली है और हमारी ये व्यवस्था वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। वेस्टमिंस्टर मॉडल मतलब ये ब्रिटेन से प्रेरित है? हाँ, एकदम सही, ब्रिटेन से प्रेरित है और विधायिका का मेन काम ही देश के लिए कानून बनाना है। समझ गया। तो मेरा एक सवाल है, भारतीय विधायी व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है? वेस्टमिंस्टर मॉडल। अच्छा, और यहाँ ये जो लाल बॉक्स है, इसे देखकर तो यही कहूंगा कि ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये कंफर्म करता है कि भारत का संविधान ही सभी विधायी शक्तियों का एकमात्र और सर्वोच्च स्रोत है। मतलब संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है? बिल्कुल। तो अगर समरी देखें ना, तो कानून बनाने की ये पूरी ब्रिटिश प्रेरित संरचना संविधान के दायरे में ही काम करती है। परफेक्ट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में ना एक नीले रंग का पिरामिड है। पिरामिड? हाँ, जिसमें सबसे ऊपर राष्ट्रपति लिखा है और नीचे के आधार में यानी बेस में लोकसभा और राज्यसभा लिखा है। अच्छा, तो ये संसद का स्ट्रक्चर है? एकदम सही। अनुच्छेद 79 के तहत ना संसद का गठन होता है और संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा नहीं है। तो और क्या-क्या आता है इसमें? इसमें आते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा जिसे हम लोगों का सदन कहते हैं, और राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद। राष्ट्रपति इसका एक अभिन्न अंग है। ओह, तो संसद के अभिन्न अंग में कौन शामिल है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। सही है। अरे हाँ, ये जो हाईलाइट बॉक्स है ना, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि राष्ट्रपति सदन में तो बैठते नहीं हैं, फिर भी वे संसद के अनिवार्य और अभिन्न अंग हैं। हाँ, क्योंकि उनके साइन के बिना तो कानून बन ही नहीं सकता। एकदम सही। इन तीनों के बिना संसद पूरी ही नहीं होती। समझ गया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में 3D नीले अक्षरों में ना स, फिर एरो, र, फिर एरो और ल लिखा हुआ है। अच्छा, स, र, ल, ये तो कोई ट्रिक लग रही है। हाँ, ये अनुच्छेदों को याद करने की सरल ट्रिक है, SRL। देखो, स से होता है संसद, जो कि अनुच्छेद 79 में है। फिर र से राज्यसभा, जो अनुच्छेद 80 में है, और ल से लोकसभा, जो अनुच्छेद 81 में है। ये एकदम लगातार क्रम में है। वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। तो राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 80। सही है। और ये जो बॉक्स है, इसे देखकर तो मैं यही कहूंगा कि ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ बिल्कुल। एग्जाम के प्रेशर में ना बच्चे अक्सर आर्टिकल्स भूल जाते हैं, तो बस ये सरल शब्द दिमाग में बिठाने से अनुच्छेदों का क्रम कभी नहीं भूलेंगे। मतलब एक शब्द याद रखो और 3 आर्टिकल्स पक्के। एकदम सही। ये ट्रिक ना सीधे नंबर दिलाती है एग्जाम में। मजा आ गया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक लाल और सुनहरे रंग की शानदार शाही कुर्सी, जिसे थ्रोन कहते हैं ना, वो दिखाई गई है। अच्छा, शाही कुर्सी मतलब ये उच्च सदन की बात हो रही है। ये तहत स्थापित है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन मतलब जो कभी भंग नहीं होता। हाँ, ये कभी भंग नहीं होता। इसके चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से विधायकों द्वारा होते हैं और एक और खास बात, राष्ट्रपति इसमें 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि राज्यसभा कैसा सदन है? यह एक स्थायी सदन है। अच्छा, और ये जो बॉक्स की तरफ इशारा है, तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, ये कंफर्म कर लो कि एग्जाम में ये सवाल बहुत आता है कि ये 12 सदस्य केवल कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र से ही मनोनीत किए जाते हैं। मतलब सिर्फ राजनेता नहीं होते इसमें? बिल्कुल नहीं।
तो राज्यसभा कभी खत्म ना होने वाला उच्च सदन है। समझ गया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में ना एक हरे रंग की सिंपल ऑफिस कुर्सी बनी हुई है। अच्छा, तो वो शाही कुर्सी थी और ये सिंपल कुर्सी। हाँ, क्योंकि ये लोकसभा है यानी निम्न सदन। ये अनुच्छेद 81 के तहत आता है और ये 5 साल में भंग होने वाला अस्थायी सदन है। इसका चुनाव सीधा जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, इसीलिए इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। ओहो, तो लोकप्रिय सदन किस सदन का उपनाम है? लोकसभा का। ठीक है, और ये बॉक्स देखकर तो साफ है कि ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, इसे लोकप्रिय सदन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका चुनाव सीधे जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, यानी आम आदमी का सदन। एकदम सही। लोकसभा सीधे जनता की आवाज है। परफेक्ट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में ना एक तराजू है जिसके एक पलड़े पर हरा वजन रखा है जिस पर LS लिखा है। अच्छा, लोकसभा के लिए। हाँ, और दूसरे पलड़े पर लाल वजन है जिस पर RS लिखा है, मतलब राज्यसभा। बिल्कुल। अब आंकड़े देखते हैं। लोकसभा में अधिकतम 550 सीटें हो सकती हैं और वर्तमान में 543 हैं जो सभी निर्वाचित हैं। और राज्यसभा का क्या गणित है? राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं और वर्तमान में 245 हैं, जिसमें से 233 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत हैं। अच्छा। और हाँ, एंग्लो इंडियन प्रावधान अब समाप्त हो गया है। तो मेरा सवाल है, लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें? 543 सीटें। ठीक है। और ये जो लाल बॉक्स है, इसे देखकर तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। 104वें संविधान संशोधन द्वारा ना लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सीटों का आरक्षण पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अच्छा, मतलब अब वो 2 सीटें नहीं हैं। हाँ, तो सीटों का ये लेटेस्ट डेटा और ये संशोधन बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में ना एक रेत की घड़ी यानी आवरग्लास बनी है जिसके चारों तरफ 25, 30, 5 और 6 नंबर चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा, नंबर चक्कर लगा रहे हैं, मतलब ये उम्र और कार्यकाल की बात है। एकदम सही पकड़ा। देखो, लोकसभा या विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और कार्यकाल 5 वर्ष है। वहीं राज्यसभा या विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और कार्यकाल 6 वर्ष है। और राज्यसभा में हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। अच्छा, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष। सही है। और ये हरे बॉक्स को देखकर तो यही लग रहा है कि ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, ये बहुत बार आता है। राज्यसभा कभी एक साथ भंग नहीं होती, इसी 1/3 सदस्यों के रोटेशन के कारण ये स्थायी सदन बनी रहती है। समझ गया। तो बेसिकली ये रोटेशन ही राज्यसभा को अमर बनाता है। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में ना एक लकड़ी का जज का हथौड़ा जिसे गैवल कहते हैं वो बना हुआ है। अच्छा, तो ये पीठासीन अधिकारियों की बात हो रही है। हाँ, इसमें यह बताया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं ना, वो उपराष्ट्रपति होते हैं जो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो मेरा सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? उपाध्यक्ष को। अच्छा, और ये लाल बॉक्स देख के तो लग रहा है कि ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, ये कंफर्म कर लो कि पीठासीन अधिकारी आमतौर पर वोट नहीं करते। अच्छा। हाँ, वे केवल टाई होने की स्थिति में, मतलब जब वोट बराबर हो जाए, तभी अपना निर्णायक मत या कास्टिंग वोट डालते हैं। ओहो, मतलब सिर्फ जब मामला फंस जाए तब। बिल्कुल। त्यागपत्र और वोटिंग के ये नियम अक्सर पेपर में आते हैं। समझ गया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक सफेद रंग का गुंबददार सरकारी भवन का 3D मॉडल है। अच्छा, तो अब हम राज्य स्तर पर आ गए। हाँ, अनुच्छेद 168 में ना राज्य विधानमंडल का ढांचा है। इसके जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो राज्यपाल होते हैं और इसमें 2 सदन होते हैं। सदन 1 है विधानसभा और सदन 2 है विधान परिषद। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है। और ये जो हरा बॉक्स है, इसे देखकर तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि विधान परिषद हर राज्य में अनिवार्य नहीं है। ये केवल वही मौजूद होती है जहां इसे विशेष रूप से बनाया गया हो। अच्छा, मतलब हर राज्य में 2 सदन नहीं होते? एकदम सही। राज्यों का ढांचा केंद्र के समान ही है, लेकिन दूसरे सदन की अनिवार्यता नहीं है। क्लियर है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें एक हरे रंग का ट्रांसपेरेंट बैलेट बॉक्स है जिसमें एक पर्ची डाली जा रही है।
तो ये विधानसभा के चुनाव की बात है। हाँ, अनुच्छेद 170 के तहत इसका गठन होता है। इसके सदस्य, जिन्हें हम एमएलए कहते हैं ना, हाँ जी। वो प्रत्यक्ष चुनाव से आते हैं। मतलब सीधा जनता चुनती है। बिल्कुल। और इसकी सीटों की अधिकतम सीमा 500 है और न्यूनतम 60 है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे गोवा और सिक्किम। अच्छा, तो विधानसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 500। ठीक। और ये लाल बॉक्स देखकर तो यही कहूंगा कि ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, क्योंकि न्यूनतम 60 सीटों के नियम के बावजूद अपवाद के रूप में गोवा में सिर्फ 40 और सिक्किम में 32 सीटें हैं। ओहो, मतलब अपवाद पर सवाल आ सकता है। बिल्कुल। एग्जामिनर हमेशा अपवाद पर सवाल पूछता है, इसलिए ऐसे अच्छे से याद रखें। याद रहेगा। चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक मुड़ा हुआ सर्टिफिकेट या स्क्रोल है, जिस पर लाल रंग की मोम की सील लगी है। वैक्सील। हाँ। अच्छा। हाँ, ये विधान परिषद से जुड़ा है। अनुच्छेद 169 इसके सृजन के लिए है और 171 इसकी संरचना के लिए है। इसके सदस्यों को एमएलसी कहते हैं और ये अप्रत्यक्ष चुनाव से आते हैं। न्यूनतम सीटें 40 तय हैं और अधिकतम सीटें विधानसभा का 1/3 हो सकती हैं। तो विधान परिषद की न्यूनतम सीटें कितनी तय की गई हैं? 40 सीटें। अच्छा। और ये हरे बॉक्स को देखकर तो लग रहा है कि ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, ये कंफर्म कर लो कि अधिकतम सीमा उस राज्य की विधानसभा की कुल सीटों के 1/3 से अधिक कभी नहीं हो सकती। मतलब विधानसभा पर डिपेंड करता है। एकदम सही। विधान परिषद का साइज हमेशा विधानसभा के साइज पर ही निर्भर करता है। परफेक्ट। चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में ना भारत का नक्शा है, जिसमें 6 राज्यों को पीले रंग की आउटलाइन से हाईलाइट किया गया है। अच्छा, 6 राज्य। हाँ, द्विसदनीय का मतलब होता है जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो। और भारत में केवल 6 राज्य ऐसे हैं। कौन कौन से? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। और इसके सृजन और समाप्ति की शक्ति केवल संसद के पास है। तो भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है? 6 राज्यों में। ठीक है। और ये लाल बॉक्स देखकर तो साफ है कि ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अंतिम शक्ति राज्यों के पास नहीं है। राज्य खुद विधान परिषद नहीं बना सकते। अनुच्छेद 169 के तहत ये शक्ति केवल भारत की संसद के पास है। ओहो, ये तो बड़ा ट्रिकी पॉइंट है। हाँ, तो इन 6 राज्यों के नाम एकदम टिप्स पर होने चाहिए। याद कर लेंगे। चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में ना एक लाल रंग का 3D पाई चार्ट है, जो अलग अलग टुकड़ों में बटा है और हर टुकड़े पर फ्रैक्शन लिखा है। फ्रैक्शन। अच्छा, तो ये विधान परिषद के चुनाव का गणित है। बिल्कुल। इसका विभाजन थोड़ा अलग है। 1/3 सदस्य विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, अगला 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा, फिर 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, 1/12 स्नातकों द्वारा और बचे हुए 1/12 शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। ओहो, तो शिक्षकों द्वारा विधान परिषद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 1/12 सदस्य। सही है। और ये जो लाल बॉक्स है, तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नातकों और शिक्षकों का ये जो विशेष अंशदान है ना, ये सीधे परीक्षा में मैचिंग सवालों के रूप में पूछा जाता है। अच्छा, मैच द फॉलोइंग में आता है। बिल्कुल। ये चुनाव गणित बहुत बार पूछा गया है, इसे अच्छे से रट लें। रट लेंगे। चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें ना एक हाथ की तस्वीर है, जिसकी तर्जनी उंगली पर चुनाव वाली नीली स्याही का निशान लगा हुआ है। इलेक्शन इंक। हाँ, ये चुनाव के प्रकार और सिद्धांत की बात है। प्रत्यक्ष चुनाव जो लोकसभा और विधानसभा में होता है, उसका सिद्धांत फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है। और अप्रत्यक्ष चुनाव जो राज्यसभा और विधान परिषद में होता है, उसका सिद्धांत आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। अच्छा, तो लोकसभा चुनाव में कौन सा सिद्धांत लागू होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ठीक है। और ये हरे बॉक्स को देखकर तो लग रहा है कि ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, ये कंफर्म कर लो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत ना अप्रत्यक्ष चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का उपयोग किया जाता है, जिसे एसटीवी भी कहते हैं। समझ गया। तो चुनाव के ये सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक लाल रंग का अष्टकोणीय यानी ऑक्टागोनल स्टॉप बोर्ड बना हुआ है। स्टॉप बोर्ड मतलब कुछ रोकने की बात हो रही है? हाँ, ये दल बदल कानून है। इसका प्रावधान 10वीं अनुसूची और 52वें संशोधन में है,
जो 1985 में आया था। अच्छा। इसमें अंतिम निर्णय सदन का अध्यक्ष या सभापति लेता है और इसका मेन उद्देश्य अवसरवादी राजनीति को रोकना है। तो दल बदल कानून किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। ठीक है। और ये लाल बॉक्स देखकर तो यही कहूंगा कि ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक कानूनी बचाव भी है। यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ टूटते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होती। ओहो, मतलब तब उसे विलय मान लिया जाता है। एकदम सही। तो 10वीं अनुसूची राजनीतिक अवसरवादिता पर ब्रेक लगाती है। परफेक्ट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में कैलेंडर या ग्रिड बने हुए कुछ पन्ने हवा में उड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये संसद के सत्र यानी सेशंस की बात है। हाँ, बजट सत्र जो फरवरी से मई तक होता है वो सबसे लंबा सत्र होता है। फिर मानसून सत्र जुलाई से सितंबर में आता है और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में होता है जो सबसे छोटा सत्र होता है। तो संसद का सबसे लंबा सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र। अच्छा, और ये जो लाल बॉक्स है इसे देखकर तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। हाँ, ये कंफर्म कर लो कि संवैधानिक नियम के अनुसार संसद के किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत कड़ा नियम है। बिल्कुल। सत्रों का समय और ये 6 महीने वाला नियम हर एग्जामिनर का फेवरेट है। याद रखेंगे। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में ना एक लेदर का ब्रीफकेस है जिसके आसपास सुनहरे रंग में रुपए के 3D सिंबल हवा में है। अच्छा, पैसों की बात? हाँ, संसद के वित्तीय शक्तियां। अनुच्छेद 110 जो धन विधेयक है उस पर लोकसभा का एकाधिकार है। मतलब पूरी पावर लोकसभा के पास? बिल्कुल। और अनुच्छेद 112 में बजट है जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। राज्यसभा की शक्ति इतनी है कि वो धन विधेयक पर केवल 14 दिन की देरी कर सकती है। ओहो, तो धन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 110। ठीक है। और ये लाल बॉक्स देखकर तो साफ है कि ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही। मैं जोर देकर बता दूं कि धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास पूरी ताकत है। राज्यसभा इसे रोक या बदल नहीं सकती। मतलब पैसे के मामले में लोकसभा ही बॉस है? हाँ, तो वित्तीय शक्ति जनता के चुने हुए सदन के ही पास होती है। परफेक्ट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में 2 रोबोटिक या धात्विक हाथ आपस में हाथ मिला रहे हैं, यानी हैंडशेक कर रहे हैं। अच्छा, हैंडशेक मतलब कुछ समझौता हो रहा है। हाँ, ये संयुक्त अधिवेशन की बात है। अनुच्छेद 108 के तहत इसका प्रावधान है। इसे राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। इसका मेन उद्देश्य साधारण विधेयकों पर गतिरोध या डेडलॉक दूर करना है। तो संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अच्छा, और ये लाल बॉक्स को देखकर तो लग रहा है कि ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, ये कंफर्म कर लो कि धन विधेयक या संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक कभी नहीं बुलाई जा सकती। सिर्फ साधारण बिल के लिए? एकदम सही। संयुक्त बैठक साधारण मामलों का समाधान है, विशेष मामलों का नहीं। समझ गया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें कांच की एक दवात है जिसमें एक सफेद रंग का पंख पेन की तरह रखा है। इंकवेल और क्विल। अच्छा, तो ये कुछ ऐतिहासिक लिखने की बात है। हाँ, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 61वां संशोधन 1989 में आया जो मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए था। और 104वां संशोधन 2019 में आया जो एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त करने के लिए था। और लोकसभा में एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। तो मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? 61वें संशोधन द्वारा। ठीक है। और ये जो लाल बॉक्स है तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, ये बहुत बार पूछा जाता है। 61वें संशोधन ने भारतीय लोकतंत्र में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए युवाओं को 18 वर्ष में मतदान का अधिकार दिया था। बहुत बड़ा बदलाव था ये। बिल्कुल। ये संशोधन और आरक्षित सीटों के आंकड़े सीधे परीक्षाओं में छपते हैं। याद रखेंगे। चलो अब आज की आखिरी स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में ना एक बड़ी सी चमकती हुई चांदी की ट्रॉफी रखी है। ट्रॉफी मतलब आज की क्लास का निचोड़। एकदम सही। समरी ये है कि निम्न सदन यानी लोकसभा और विधानसभा के लिए आयु 25 वर्ष है। उच्च सदन यानी राज्यसभा और विधान परिषद के लिए आयु 30 वर्ष है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन प्रमुख होता है
और इन सब के लिए जो सबसे अनिवार्य शर्त है वो है भारत का नागरिक होना। तो किसी भी विधायी पद के चुनाव के लिए अनिवार्य शर्त क्या है? भारत का नागरिक होना। अच्छा। और ये लाल बॉक्स देखकर तो मैं यही कहूंगा कि ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। ये कंफर्म कर लो कि भारत का नागरिक होना किसी भी विधायी पद, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या राष्ट्रपति, सबके लिए सबसे बुनियादी और अनिवार्य शर्त है। मतलब सिटीजन नहीं तो कुछ नहीं। एकदम सही। तो ये पूरी व्यवस्था का निचोड़ है जो हमने आज पढ़ा। बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने संसद और राज्य विधानमंडल के सारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और एग्जाम में आने वाले फैक्ट्स कवर कर लिए हैं। इनका अच्छे से रिवीजन करें क्योंकि ये पॉइंट्स यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी और स्टेट एग्जाम्स के लिए एकदम सटीक है। अपनी तैयारी मजबूत रखिए, खुद पर भरोसा रखिए और अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़कर जाता हूं। अभी हमने पढ़ा कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का ही अंतराल हो सकता है। पर जरा सोचिए, अगर देश में कोई ऐसी भयंकर स्थिति आ जाए, जैसे कोई बड़ी महामारी या युद्ध, और 6 महीने पूरे होने वाले हों पर संसद का मिलना मुमकिन ही ना हो पाए, तो ऐसे असाधारण हालात में हमारा ये नियम कैसे काम करेगा? इस पर खुद से जरूर विचार कीजिएगा।